आज हैं हमारे बीच में बीजेपी की वो शख्सियत जिनकी शायद किसी ही शायद कोई ऐसा स्टेट बचा हो जहां पर इनके लिए एफआईआर ना हुई हो। तो हमारे बीच में है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनका भी उपनाम विवादित, चर्चित, कंट्रोवर्सीज, ये सब इनके पर्यायवाची समझिए आप। आपने भी सारे विवादित लोग ही इसलिए बुलाए हैं कि आपको भी टीआरपी चाहिए, तो आपको भी टीआरपी के लिए विवादित लोग ही चाहिए। अब वाइस वर्सा चलता है जी। ठीक है बग्गा जी, शुरू करते हैं जी। तो ये क्या सीन है? चलिए अभी यहाँ और एफआईआर ना हो जाए इसलिए मैं बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट लेके आया हूँ साथ में, ताकि वो मेरी मदद कर सके, अच्छा, क्योंकि अभी तक राजस्थान में एफआईआर नहीं हुई है, शायद आज के बाद हो ना जाए कहीं यहाँ से निकलते निकलते। इसलिए काफी सारे लॉ के स्टूडेंट मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, सरकार गहलोत जी की चल रही है यहाँ पे। बग्गा जी, सीन क्या है? आप जहाँ जाते हैं कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, एफआईआर चल जाती है, क्या है? नहीं, मैं थोड़ी ये कोई लाइमलाइट में आने का तरीका है, अटेंशन सीकिंग तरीका है या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अब मैं तो सच बोलता हूँ, और किसी को अगर बुरा लगता है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता जी। अब एक बात बताइए, मैं उत्तराखंड चुनाव का प्रभारी था जी। यूथ, बीजेपी यूथ का। वहां पे हरीश रावत जी ने ये कह दिया जी, कि वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिल्कुल। जब आप इस देश को सेकुलर देश कहते हैं, इस देश के अंदर सिर्फ एक ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई थी सर सैयद अहमद ने, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी। मैंने उनकी दाढ़ी और टोपी वाली फोटो डाल दी जी। उन्होंने मेरे पे एफआईआर कर दी। इलेक्शन कमीशन को कहा इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो मैंने, इलेक्शन कमीशन ने मुझे कहा आप इस ट्वीट को डिलीट करिए, इस फोटो को डिलीट करिए और आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस देश के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका नाम है सर सैयद अहमद जी। उसके बाद हरीश रावत जी दूसरे व्यक्ति है देश में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। तो मैंने अगर हरीश रावत जी की तुलना सर सैयद अहमद से की तो मैंने उनका अपमान नहीं किया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। जी। अगर हरीश रावत जी को लगता है कि मैंने उनकी तुलना जो अपना सर सैयद अहमद से की उनका अपमान किया है, वो लिख के दे दे कि सर सैयद अहमद घटिया व्यक्ति था, मैं माफी मांग लूंगा। अब वो माफी मांगते नहीं तो मेरी क्या गलती है, मैंने तो सच बोला। अब आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात भी करेंगे और जब मैं आपकी तुलना सर सैयद अहमद से करूंगा तो आपको बुरा भी लगेगा, आप एफआईआर करने जाएंगे। तो आप ऐसी बात ही मत करें जिससे हम ऐसा कोई वो दे। राजनीति में कई साल अब आपको भी हो गए, शोभा देता है किसी शोभा को तो चुल्लू भर पानी भेजना? नहीं, चुल्लू भर पानी तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे अगर आप इनसे हाथ खड़ा करवा के पूछेंगे, मैंने चुल्लू भर पानी संदीप दीक्षित को भेजा। जी। देश के जनरल जो देश के लिए शहीद हो गए जनरल बिपिन रावत, उनको वो कहता है कि ये सड़क के गुंडे की भाषा बोलता है। मतलब कोई भी राजनेता हो उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे सेना के जो चीफ को ऐसा कह पाए कि ये सड़क की गुंडे की भाषा बोलता है। मैंने संदीप दीक्षित को पानी भेजा और मैंने कहा तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम हमारे सेना के चीफ के बारे में ऐसा कहते हो, बताइए उनको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? तो अगर आप हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाओगे तो बिल्कुल उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। पर आप कोई और तरीके भी तो अपना सकते हैं, इतने कंट्रोवर्शियल तरीके क्यों अपनाते हैं? नहीं, ऐसा ना, जो और तरीके अपनाते हैं उसकी खबर नहीं बनती है, वो आपको पता नहीं है। हम धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी देते हैं, उसकी खबर नहीं बनती है। इस तरह की जब हम कुछ करते हैं मीडिया भी खबर उसी का बनाता है, तो मीडिया को भी ऐसी ही चीजें चाहिए जिससे वो खबर बना सके। हम अटेंशन चाहिए ना, मीडिया को चाहिए, आपको नहीं चाहिए? क्यों? मीडिया फिर हम जब आराम से करते हैं तो वो भी दिखाना चाहिए उनको। अगर हमारे आराम से करने से अगर वो दिखा दे तो हमें इस तरीके का अपनाना ना पड़े। जी। अब यही होता है ना, आप इतना अटेंशन में इतना उलझ जाते हैं, कहीं इसी वजह से तो इलेक्शन नहीं हार गए थे आप पिछला? देखिए, इलेक्शन तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, राहुल गांधी भी हारे थे, इलेक्शन चलता रहता है। और मैं किसी और सीट से तैयारी कर रहा था, पार्टी ने मुझे आखिरी दिन जब नॉमिनेशन का दिन था आखिरी सीट पे भेजा और वहां पे मैं 40,000 वोट लेके आया। जी। तो मुझे लगता है चुनाव में हार जीत लगी रहती है, एक लोग हारते हैं, अभी अशोक गहलोत जी भी हारने वाले हैं, गुड्डा साहब भी हारने वाले हैं। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपकी सरकार आएगी यहाँ पर? 200% आएगी। और अगर आप गुड्डा साहब की क्लिप चला दे तो मुझे लगता है हमारी 10 सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने उनसे 4 बार ही पूछा जी कि आपकी सरकार आ रही है, तो उन्होंने एक बार भी दावे के साथ नहीं कहा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से ज्यादा लेके राजस्थान में सरकार बनाएगी। और ये जो गुड कांग्रेस और बैड कांग्रेस की राजनीति यहाँ पे चल रही है, यही पंजाब में इन्होंने करने की कोशिश की थी
कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी के बीच में, जिसमें ये फेल हो गए। जी। ये दिखाएंगे देखिए 4 साल में हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए हम सचिन पायलट जी को अब आगे ला रहे हैं। सचिन पायलट जी अब सीएम बनेंगे। लेकिन राजस्थान की जनता बेवकूफ नहीं है। जो वो कह रहे थे ना 18 से 35 साल के युवा कुछ सोचते नहीं है, 11 से 18 दिमाग से नहीं सोचते, दिमाग से नहीं सोचते। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, इस देश में पिछले 3 साल के अंदर 120 यूनिकॉर्न बनाने का काम 18 से 35 साल के युवाओं ने किया है। जी चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि दावे से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा कॉन्फिडेंट भी है। बिल्कुल। तो भाजपा दावे के साथ अपना सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस करती है? सीएम अभी इलेक्शन कब है? इलेक्शन जब होगा तो कैंडिडेट हाँ बिल्कुल, जब इलेक्शन का समय आने दो, इलेक्शन डिक्लेयर तो होने दो। इलेक्शन में दिन ही कितने बचे हैं? अभी तक आइडिया ही नहीं है। लोग आप कहते चिंता हैं मत कि करिए, आप चिंता मत करिए। सीएम कैंडिडेट क्या, आपको हम सीएम की ओथ में इनवाइट करेंगे। ओथ आपको क्या लगता है वो ओथ का चेहरा कौन नजर आ रहा है? वसुंधरा जी आ रही हैं, राजेंद्र राठौर आ रहे हैं जी। कमल का फूल, तो फेस पे कुछ नहीं है। कमल का फूल। तो क्या मैं ये मान लूं जो भी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, जनता उसको वोट देगी। लोग देख चुके हैं और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। गुड्डा साहब यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने खुद कहा कि जी। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया है। तो जिस जो सेना है, सेना का सेनापति का जो सैनिक जो कह रहा है, जो युद्ध के मैदान में जाता है, जब वो कह रहा है हमने 5 साल में कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत क्या है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगस्त की भाजपा को डर है इस बात का, अगर सचिन पायलट अनाउंस हो गए सीएम कैंडिडेट कांग्रेस से तो वो घबरा जाएंगे। करिए ना। आप ये कहते हैं कि 4 साल में उन्होंने कुछ केजरीवाल नहीं जी की किया। याद दिला आप दिया ये आपने। कहते हैं 4 साल में पेपर लीक हुए। आप ये कहते हैं हमें युवाओं की चिंता है। आप ये कहते हैं आपको महिलाओं की चिंता है। तो क्यों नहीं सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं? क्योंकि आप भी उसी लालच के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपको युवाओं की चर्चा होती तो आज अशोक गहलोत की सरकार गिरा देते, लेकिन आपने अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिराते, क्योंकि आपको पता है जिस दिन सरकार जाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब कांग्रेस के बारे में, गुड्डा जी के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, आप अपनी नहीं, भाजपा के बारे में बात नहीं कर रहे उन्होंने हैं। बहुत सारी बातें कही, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको शायद हमारे कहने पे आपको शायद डाउट हो सकता है, लेकिन वो तो खुद उनके जो नेता है वो ये कह रहे हैं। नहीं, पहले आपकी भी बात कर लेते हैं, थोड़ी बीजेपी की भी बात करते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और आ रही है यहाँ पे, पक्की बात है। रूप से गठबंधन में आएगी, बहुमत से आएगी? नहीं, पूर्ण रूप से आएगी। कल को पता चले सचिन पायलट जी की नई वो बने पार्टी और उसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं आप लोग। अब कोई भी पायलट आए, प्लेन क्रैश होना तय है। या फिर महाराष्ट्र का सीन रिपीट ना हो जाए। महाराष्ट्र में अभी हमारी सरकार है। हाँ, पर कैसे आई थी सबको पता है। कैसे भी आई थी, महाराष्ट्र में आज विकास हो रहा है जी। महाराष्ट्र में जिन लोगों को विकास के कार्यों को रोका गया था वो दोबारा शुरू हो गए। मेट्रो प्रोजेक्ट को रोका गया था, आज वो दोबारा हो गए हैं। आप महाराष्ट्र के लोगों से जाके पूछिए वो खुश है कि नहीं है। सचिन पायलट जी को आप नया एकनाथ शिंदे न बना दें। कोविड के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री था देश के अंदर जो अपने घर से नहीं निकला, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर करता था। लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जी ठीक है, अब थोड़ा कांग्रेस को साइड में रखें, आपकी बात करें नहीं करें? नहीं, आपने तो, मैंने तो सवाल का जवाब दिया। अब आप सवाल पूछोगे, जवाब दूंगा तो आपको लगेगा कि कांग्रेस की बात कर रहा हूं। नहीं, आप पहले अपनी सरकार की बातें बताइए। आप सीएम कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं, क्योंकि दिल्ली में भी यही हुआ, सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं करते हैं। 70 साल के देश के इतिहास में आज कौन सा महीना चल रहा है? मई। चुनाव है दिसंबर में। आप मुझे देश के इतिहास में एक भी पार्टी बता दीजिए जिसने 8 महीने पिक्चर क्लियर हो जाती है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आपस में लड़ाई हो रही है। वसुंधरा जी चाहती हैं, शेखावत जी चाहते हैं, राजेंद्र राठौर जी भी चाहते हैं। 8 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 8 योग्य ऐसे लोग हैं जो सीएम बनने के लायक है। कांग्रेस के पास एक के बाद कोई दूसरा नहीं है। तो आप कह रहे हैं 8 लायक हैं आपकी पार्टी में? बिल्कुल, हमारे पास 8 नहीं, हमारे पास 800 ऐसे लायक है। भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए इस देश के अंदर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और एक पोस्टर और दरी बिछाने वाला एक आम कार्यकर्ता देश का गृह मंत्री है, और देश के अंदर एक झंडे लगाने वाले आज हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है, चलिए सारी बातें आपकी मान ली गई। ठीक है, तो वसुंधरा जी अगर धन्यवाद आपका, और आपको हम आमंत्रित करेंगे ओथ सेरेमनी में। अब तो आपने मान ही लिया है। मैंने बोला मान लेते हैं, सपोज। हाँ, तभी तो मैंने आपको आमंत्रित किया है। तो आप कह रहे हैं कि आ रही है, सोच लीजिए यही हम ट्रेंड कराएंगे अगर नहीं आई तो। आप स्टैंप पेपर पे कॉन्फिडेंट तो आप लोग कर्नाटका के लिए भी थे, कॉन्फिडेंट आप लोग बंगाल के लिए भी थे कि दीदी जाएंगी और हम आएंगे। बंगाल में हम 3 सीटों पे थे, हम 79 सीटों पे आए। जी, दिल्ली में भी आप पिछले कितने टाइम से बोल रहे हैं दिल्ली हमारी होगी, दिल्ली हमारी होगी। आप ही खुद इलेक्शन हार गए थे। ऐसा नहीं है, हर पार्टी चुनाव में कहती है
कि अच्छा हम कह ले, अगर हमें पता हो, फॉर एग्जांपल हमें पता हो कि इस स्टेट में हम हार रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यार हम हार रहे हैं, आप तो कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा। कभी कोई पार्टी ऐसा आके कहती है? तो वो तो देखो, हर पार्टी जब तक लड़ाई युद्ध का मैदान चल रहा है, चाहे उसके 100 सैनिक हो चाहे 1000 सैनिक हो, वो उस युद्ध को पूरे अंतिम तक लड़ता है। और हम इस युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और इस राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 साल से ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार चल रही है, राजस्थान वीरों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है, तो उनको मैं नमन करते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल में इसमें ऐसी सरकार चली जिसने हिंदू त्योहारों पर 144 लगाने का, धारा 144 लगाने का काम किया। आप सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे, आप देखिए, गूगल करके देखिए, यहाँ पे इसी राजस्थान के अंदर होली के दिन धारा 144 कई जिलों के अंदर लगाई गई, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को उससे तकलीफ ना हो। ये सरकार का काम है कि हिंदू त्योहारों जी ने यही बोला आपके लिए कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति तो वो करते हैं। इस देश के अंदर किस प्रधानमंत्री ने बोला कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? हमने तो कभी नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि हिंदू को भी मिलना चाहिए, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। जब बंगाल में रामनवमी के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, ममता जी ने, रामनवमी की जो विसर्जन, उसके बाद शोभा यात्रा होती है और जो दुर्गा माता की वो होती है, तो हमने ये तो नहीं कहा, हमने कहा उसको क्यों बैन लगाया आपने, क्योंकि रमजान के साथ। तो कोर्ट ने कहा ये सरकार का कार्य है कि मुस्लिम भी अपना त्योहार शांति से बनाए, हिंदू भी अपना बनाए, लेकिन अगर आप एक धर्म को खुश करने के लिए दूसरे धर्म के त्योहारों पर बैन लगाते हैं तो ये गलत है। कोर्ट ने उनसे ये पूछा, क्या अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन अगर ईद आ जाएगी कि तो आप क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम पे बैन लगा देंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सांप्रदायिक है? वो तो ये भी कह रहे थे हम जाति की बात नहीं कर रहे थे, और मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा ना मैं जाति की बात नहीं करता। उन्होंने कहा मेरे यहाँ एक ब्राह्मण लड़के ने सुसाइड कर लिया, तो ये ब्राह्मण बताने की क्या आवश्यकता थी? सबसे ज्यादा जाति की राजनीति वही करते हैं। चलिए अब वापस आते हैं फिर आपकी सरकार की बात पे, कि आप लोग वोट लेते हैं मोदी जी का चेहरा दिखा के, आप अपना कोई सीएम कैंडिडेट। मोदी जी हमारे स्टार है, क्यों नहीं दिखाएंगे? मोदी जी हमारे हीरो हैं, मोदी जी हमारे स्टार है। इस देश के अंदर विकास की एक नई नीति मोदी जी ने लाने की बात की। इस देश के अंदर 2 से 20 एम्स से ज्यादा बनाने का कार्य मोदी जी ने किया। इस देश के अंदर हर जगह मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाने का काम मोदी जी ने किया। इस देश के अंदर पिछले 3 साल में 120 यूनिकॉर्न जो बने वो मोदी जी की उसका वो है। पिछले 3 साल, आप डेटा शेयर कर लीजिए, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। आप जितने हाईवे बन रहे हैं, आप दिल्ली से जयपुर आए होंगे, आपको 3 घंटे लगे होंगे, पहले 6 घंटे लगते थे। ये हाईवे किसने बनाया? पहले बेंगलोर से मैसूर जाते थे, आपको 4 घंटे लगते थे, 2 घंटे लगते हैं। किसने बनाया? दिल्ली से देहरादून जाते हैं, आपको 5 घंटे लगते हैं। 6 महीने के अंदर वो बन जाएगा, 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से अमृतसर आ जाते हैं, आपको 7 घंटे लगते हैं, आपको 3 घंटे लगेंगे। किसने बनाया? तो मोदी जी की सरकार की नीति विकास की नीति है। आप हमारे जो जितने भी मकान हमने दिए गरीबों को, आप देखिए, क्या हमने सिर्फ हिंदुओं को दिए, मुसलमानों को नहीं दिए? हमारी ये है कि हम ये कहते हैं कि किसी भी धर्म की तुष्टीकरण नहीं करनी चाहिए, जो हक से जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। आप धर्म की राजनीति नहीं करते? आप लोग निश्चित रूप से नहीं करते, हम सत्य की राजनीति करते हैं। अगर किसी को उससे बुरा लगता है तो वो लगने रहे। अगर हम कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे तो वो इसलिए नहीं कहते कि हम मुसलमानों के कोई खिलाफ हैं, हम इसलिए कहते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ। अगर कहीं किसी मस्जिद को तोड़ के अगर मंदिर बनाया जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। हम तो ये हक की बात कहते हैं, अगर भगवान राम के जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? चलिए, अब आपने मंदिर की बात उठाई है, तो जो सालासर बालाजी में यहाँ हुआ था उसके बारे में फिर क्या बोलेंगे? मैंने तो कहा ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सालासर बालाजी में एक गेट था जी, उस गेट को जिसके ऊपर भगवान राम जी के परिवार की मूर्तियां थी, उसको बुलडोजर से गिराया गया, इस सरकार ने गिराया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, तो क्या आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर ऐसा करने का सोच सकते थे? जब विरोध हुआ तो सरकार को इस गेट को बनाने पे दोबारा मजबूर होना पड़ा। जब राजस्थान के लोग सड़कों पर आ गए तो आपको मजबूर होना पड़ा। आपने धारा 144 लगाई, राजस्थान की जनता सड़कों पर आ गई, आपको धारा 144 हटानी पड़ी। अगर आपका पॉइंट इतना ही वैलिड था तो आपको हटाना नहीं पड़ता, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इसलिए आपको हटाना पड़ा, क्योंकि आपको एक वर्ग से वोट चाहिए था, आपको उनको खुश करना था, इसलिए आपने इस तरह की राजनीति की। चिट्ठा भी लेके आए हैं आप साथ में? नहीं, मैं लिख रहा हूँ ना साथ साथ गुड्डा जी क्या कह रहे थे। तो आज आपने गुड्डा जी को पकड़े, मतलब आपने जयपुर के गुड्डा जी को अपना दिल्ली का केजरीवाल बना दिया आज। हाँ, ये आप जिसको भी लेके आएंगे, और इसी उदयपुर की धरती में जी एक कन्हैया लाल व्यक्ति का, किसने देखा कन्हैया लाल को किस बर्बरता से मारा गया? कन्हैया लाल ने राजस्थान पुलिस में आके ये कहा, उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था।
उनके 10 साल के बेटे ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, अगर उन्होंने कानूनन कुछ गलत किया भी होता तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन उसके बेटे ने एक पोस्ट डाली, सपोर्ट किया, उन्होंने जाके पुलिस प्रोटेक्शन मांगी कि मेरे को धमकी आ रही है जान से मारने की। इस राजस्थान सरकार ने उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया और यहां पे बर्बरता से उनकी दिन दिहाड़े हत्या हो गई, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता उनके घर तक नहीं गया। सचिन पायलट गए थे? सचिन पायलट तो कांग्रेसी मानते नहीं ना अपने आप को, वो तो जो सरकार का पार्ट ही नहीं मानते, वो तभी आपको पता लग गया होगा। तब तो थे सरकार का पार्ट, तब तो अच्छा ही चल रहा था सब। आपको ऐसा लगता ऑन पेपर तो आज भी कांग्रेस ही है। ऑन पेपर है, गए थे वो, ऑफ पेपर नहीं है। आप सरकार ने कोई मदद की उनकी? आप बताइए, सरकार ने कोई भी मदद की हो? अगर सरकार की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत हुई है, वो भी तब गए जब 15 दिन बाद, जब लोगों ने शोर मचाया कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं गया, 15 दिन बाद आप गए, जब सब संस्कार हो चुका था, क्रिया हो चुकी थी, उसके बाद आप गए। सरकार ने क्या 1 भी रुपए की मदद की? जी। जाने का मतलब क्या है? अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, उनको मदद नहीं कर सकते। ठीक है, नुपुर शर्मा की बात आपने यहाँ की थी, तो दिखा तो ऐसे भी कि बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा जी का साथ छोड़ सा दिया हो। आप निश्चित रहिए, निश्चित रूप से रहिए, नुपुर शर्मा जी सुरक्षित है और नुपुर शर्मा जी के साथ सब लोग हैं। क्या भाजपा नुपुर शर्मा जी के साथ है? मैं तो हूं, मैं तो उनसे मिलके भी आया और मैंने उसकी फोटो भी डाली। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो अब कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस कुछ भी करे, कांग्रेस अपनी नाक बचाने के लिए सारी चीजें कर रही है। जो पंजाब में उन्होंने किया था, चन्नी जी को सीएम बना दिया, चन्नी करदा मसले हल, कोई मसला हल नहीं हुआ, अपने मसला डूब गया जी। तो अपनी पार्टी नहीं बचा सके, उसके बाद 6 महीने के लिए विदेश भाग गए। तो मुझे नहीं लगता अब ये कुछ भी करे, अब बहुत लेट हो चुकी है, 4.5 साल हो चुके हैं। अब 4.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर 4.5 साल में इन्होंने कुछ किया होता, और आज भी मैं सचिन पायलट जी को कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप क्यों अपना इतना ये रैली कर रहे हैं गली गली में? आपको कांग्रेस, सोनिया गांधी जी तो आपको पूछ नहीं रही, आप छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए जी। आप रिजाइन करके सरकार गिरा दीजिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है, अगर आपको राजस्थान की जनता की, युवाओं की इतनी हिम्मत है, तो आप सरकार गिरा दीजिए जी। लेकिन सरकार वो गिराएंगे नहीं, क्योंकि मलाई भी तो खानी है। मलाई तो यहाँ सबको ही खानी है, दिख रहा है। वसुंधरा जी पे एलिगेशंस लग रहे हैं करप्शन के। नहीं, एलिगेशंस किसने लगाए हैं? पायलट जी ने लगाए। तो पायलट जी ने, मैं कहता हूं कि आप करिए, केस करिए, साबित करिए, आपके पास सारी एजेंसी से सब कुछ है, आप करिए। अगर करप्शन के चार्जेस है तो भेजिए जेल, अगर आपने हिम्मत वो है तो ये भी बोल रहे हैं कि गहलोत जी और वसुंधरा जी मिले हुए हैं। तो आपकी पार्टी है ना, आपकी सरकार है ना, आपने ही मुद्दे उठाए थे ना। अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार का 1 रुपए भी घोटाला हुआ है, और आप उनको करिए, साबित करिए, केस करिए। अब वो हमारा काम थोड़ी है, ये तो आप ही का काम है जी। लेकिन अगर आप 5 साल बाद, 5 साल खत्म होने के बाद ये चीजें करेंगे तो जनता आपका विश्वास नहीं करेगी। जनता कहेगी कि आपने 5 साल में क्या किया। फिर बीच में तो किसान भी वसुंधरा जी के खिलाफ थे। नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान का एक एक बच्चा, एक एक युवा वसुंधरा जी के ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी नारे तो कुछ ऐसे भी लगे थे कि मोदी जी के साथ सहमत थे और वसुंधरा जी के साथ नहीं थे, और खुद आपकी पार्टी ने ही लगाए थे। नहीं, देखिए 5 साल की सरकार थी, बहुत सारे युवा जो अपनी पार्टी के ऐसे लोग हैं, मैं मानता हूं उसको नाराज है, लेकिन उसके बावजूद हम 77 सीटें लेके आए थे जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप कह रहे थे कि पूरा माहौल हमारे खिलाफ था, हमारी पार्टी के कुछ लोग भी खिलाफ थे जो नारे लगा रहे थे, जिसकी आपने बात की, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी तब भी 77 सीटें लेके आई। नहीं, वसुंधरा तेरी खैर उसके नहीं। बावजूद हम 77 सीटें लेके आई और कांग्रेस मुश्किल से बहुमत साबित कराई। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जब पूरा राजस्थान आज अशोक गहलोत जी के खिलाफ खड़ा है तो हम 150 सीटें लेके आएंगे। कहीं ना कहीं वसुंधरा जी उनके साथ नहीं है, ऐसा तो आपको लगता है या सचिन जी को लगता है? जैसे प्रोटेक्ट करती हूँ उनको, ऐसा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो, ऐसा आपको लगता है? आपको नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं आपकी लगता है पार्टी ना, को नहीं राजस्थान लगता की है? जनता को लगता है। अब राजस्थान की जनता तो वो तो 150 दिन बाद पता चलेगा उन्हें क्या लगता है। हाँ, तो निश्चित रूप से 150 दिनों बाद 150 सीटें आएंगी। अलग ही कॉन्फिडेंस है बग्गा जी आपका। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, और वो हमारे यहाँ पे किए गए कार्यों का है। जी, चलिए अब बढ़ते हैं केजरीवाल जी की तरफ। जी, ये केजरीवाल जी और आपका बड़ा सिचुएशनशिप सा चलता है, जैसे वो कॉलेज स्वीट हार्ट्स नहीं होते, नोक झोंक भी चल रही है, एक दूसरे का पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। हम एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते। अच्छा, ब्लॉक नहीं कर सकते थे आपने? वो महबूबा जी का काम है। ठीक है, तो ये आप कभी उनके बारे में पोस्टर लगा रहे हैं, कभी आप उनके लिए कुछ भिजवा रहे हैं, कभी ईंटें जा रही हैं, कभी कुछ जा रहा है, तो ये क्या चल रहा है ये इनडायरेक्टली आप बताएंगे थोड़ा? देखिए, जो कुकर्म करेगा उस कुकर्मों को एक्सपोज करने का हम कार्य करें। मैंने ये बोला,
अब हर हफ्ते में मतलब महीने में इस देश 3-4 में- पोस्टर तो आप उनके नाम के लगा ही देते हैं, ऐसा लगता है इनडायरेक्टली प्रेम पत्र जा रहा हो। आप एक भी पोस्टर मुझे ऐसा बता दीजिए जो गलत लगाया हो। जी, पर ये सही 2011 में है। इन्होंने पार्टी की शुरुआत की, जी, ठीक है जी। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इस्तेमाल की। इनके साथी कौन थे? प्रशांत भूषण। क्या मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पे प्रशांत भूषण जी के नाम जिस से। प्रशांत भूषण ने 1 करोड़ रुपए जब फंड दिया, फाउंडर मेंबर थे, तो इस पार्टी का निर्माण हुआ। उस प्रशांत भूषण ने कहा कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से एक बार भी नहीं फूटा कि मैं इनको पार्टी से बाहर कर दूंगा या संगठन से बाहर कर दूंगा। उसके बावजूद उसके बाद 13 में ये अपना वहां पे 2013 में मुख्यमंत्री बने, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने अक्टूबर में। दिल्ली में आपने देखा होगा 2014 से पहले देश के अंदर जगह जगह आतंकवादी हमले, सीरियल ब्लास्ट होते थे। गुजरात में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, सरोजनी नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, हैदराबाद, तो पूरे देश में एक आतंकवादी धमाके चलते थे। पर दंगे तो आज भी हो रहे हैं। उसका इनपुट मिला जी, उसका इनपुट मिला कि जो आतंकवादी थे इंडियन मुजाहिदीन के थे, जो आज नेस्तनाबूद हो चुका है, वो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी बाटला हाउस के अंदर छुपे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार थी जी, बीजेपी का, ना दिल्ली में सरकार ना कांग्रेस में सरकार। किसने मारे लोग? पुलिस ने, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी क्रेडिट नहीं लिया, हमने मारे जी, ठीक है जी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें कोई राजनीति नहीं करनी थी, क्योंकि जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होगी हम साथ में खड़े होंगे। हमने उनके साथ वहां पे खड़े हुए पुलिस का। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या बाटला हाउस में ओखला में जाके बोला, वीडियो मौजूद है, कोई भी अगर मेरे को ये कहे कि मैं गलत कह रहा हूं उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये कहा कि बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था। मतलब आप वोट के लिए इतना गिर सकते हैं कि हमारा एक जवान शहीद मोहन चंद शर्मा वहां जाके शहादत दे देता है और आपको वो इनकाउंटर फर्जी लगता है। उसके बाद जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो तो भारतीय सेना ने किया जी, तो उसको आप सर्जिकल स्ट्राइक के आप सबूत मांगते हैं। एक तरफ पाकिस्तान सबूत मांग रहा है, एक तरफ केजरीवाल सबूत मांग रहे हैं। तो आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? आपके बयानों से किसको फायदा मिल रहा है? जब आपको ध्यान होगा, जब इंदिरा जी ने वो किया, अपना पोखरण विस्फोट किया, जी, तो उस समय अटल जी साथ में खड़े थे। अटल जी ने ये नहीं कहा जनसंघ थी, अटल जी ने ये नहीं कहा कि इसका बार से बैन लग जाएगा, हम उनके साथ खड़े रहे। जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो बाटला भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रही। उनके ही पार्टी के दिग्विजय सिंह और कई लोगों ने उस पार्टी सवाल उठाए। हम भी सवाल उठा सकते थे, हमें भी वोट चाहिए थे, हमें राजनीति करनी है, लेकिन नहीं, जहां देश की बात आएगी, जहां आतंकवाद के खिलाफ आएगी, वहां हम उनके साथ खड़े होंगे। और हम वहां खड़े रहे और हमने उसको कहा कि बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन यहां सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आपको सबूत चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको वहां भी वोट ढूंढने होते हैं। तो हम उसका विरोध करते हैं और मुझे लगता है कि सारा देश उससे, सारे युवा उससे सहमत हो। फिर भी मतलब जब आप सब कुछ ये ठीक कर रहे हैं तो दिल्ली में जनता सहमत होती, तो दिल्ली में आपकी सरकार नहीं होती? नहीं, देखिए बहुत से कारण होते हैं। चुनाव कभी एक मुद्दे पे नहीं होता है। उन्होंने एक फॉर्मूला फ्री बिजली पानी का दिया जिससे लोग सहमत हुए, उस पर वोट दिया। दिल्ली की आपका जनता, कहना है कि जनता फ्री बिजली पानी में बिक गई? नहीं, मैंने तो नहीं कहा बिक गई, ये तो आपकी जुबान है। मैंने तो कहा ही नहीं बिक गई। तो क्या मैंने कहा कहना है उसके आपका? उस मुद्दे पे वोट दिया, मैंने बिक गई नहीं कहा। मेरे अगर आपको लगता है कि मैं इतना कच्चा हूं, आप मेरे मुंह में डाल देंगे और फिर वो दिखाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर आप केजरीवाल जी को जाके क्लिप देंगे। तो मतलब आपका कहना है कि केजरीवाल जी फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं और जनता सिर्फ उसी की वजह से उनको वोट देती है? अच्छा, आप एक बात बताइए, 20 कॉलेज उन्होंने कहा था जी, मुझे नहीं, पहले आप मेरी इस बात पे हाँ, बिल्कुल, आप बताइए ना। तो जनता के लिए ये मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, उनके मैनिफेस्टो को मेरे पर तो रटा हुआ है। जी, पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई लगेगा। जी, मुझे दिल्ली क्या एक रिहायशी इलाका या एक मार्केट बता दो जो पूरी वाईफाई हो गई हो। जी, सीपी है, वो एनडीएमसी है, केंद्र सरकार के अंदर आती है, जिसकी सांसद मीनाक्षी लेखी जी है। उन्होंने नहीं किया, हमने किया। हमने कोई कमिटमेंट नहीं की थी। पूरी दिल्ली के अंदर 20 कॉलेज खोले जाएंगे। मुझे अगर अरविंद केजरीवाल जी एक भी कॉलेज बताते जिसका नींव का पत्थर रख दिया हो, तो मैं उनके आगे माफी मांग लूंगा। एक भी कॉलेज। उन्होंने कहा था पूरी दिल्ली के अंदर 500 स्कूल खोले जाएंगे। 2 स्कूल बने हैं जिसका बजट शीला दीक्षित जी के टाइम पे पास हो गया था। तो आप ये बताइए ना, आपने किया क्या है फ्री बिजली पानी के अलावा? पूरे 5 साल के अंदर सिर्फ 1 फुट ओवरब्रिज बना है, जो मैं बता देता हूं, आपका धोला कुआं से जब आप चाणक्य पैलेस की तरफ आते हैं, सिर्फ एक वो बना है। उसके अलावा पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली का जो ट्रैफिक है 5 गुना बढ़ा है। आप बता दीजिए आपने। तो मैं तो आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं।
ठीक है, आप बता दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप दिखा दीजिए यहाँ पे खड़ा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई ना कोई तो होगा ना केजरीवाल जी का सपोर्टर। आप बता दीजिए आप गलत बोल रहे हैं, ये कॉलेज उन्होंने खोला है, ये रहा रिकॉर्ड, ऐसे खड़ा करके दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए नींव का पत्थर रख दिया हो। फिर भी इलेक्शन तो जीत ही रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वो किस लिए जीते वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना, लेकिन उन्होंने जो वायदे किए थे कि उस वायदे को पूरा किया। मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा बता दे कि इस मार्केट को उन्होंने पूरा वाईफाई कर दिया, इस रिहायशी इलाके को उन्होंने पूरा वाईफाई कर लोगों को दिया। फर्क भी नहीं पड़ रहा है ना, नहीं तो वो दोबारा क्यों आते। चलिए कोई बात नहीं, अब जो वायदे पे आए थे लोग चाहते थे, उनको भी एक परखना लोगों का होता है कि कुछ नया चाहिए, वो एक ये लेके आए थे, हम नए ईमानदार पार्टी है, हमने कुछ नहीं किया। आज पता लगा कि उनके चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, आधे मंत्री उनके जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार के अंदर। जी, तो आप बताइए, उन्होंने जो शराब की नीति वहां पे लागू की उसका हम विरोध करते हैं, तो आज उन्होंने वो पॉलिसी क्यों वापस लेनी पड़ी? इसीलिए लेनी पड़ी क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार था। आपके घर में आपके पिताजी हैं, वो अगर शराब लेने जाए एक बोतल, तो क्या आप उनको बोलेंगे पापा एक के बदले 2 बोतल पी लेना? आप बोलेंगी पापा एक के, आपका कोई रिलेटिव हो कुछ हो, आप बोलेंगे एक के बदले आज पापा 3 बोतल पीना? और अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप अपने पिताजी की दुश्मन है या दोस्त है? अरविंद केजरीवाल ने कहा जो 1 बोतल लेगा उसको हम 2 बोतल साथ में फ्री देंगे, तो आपका दोस्त है या दुश्मन है, ये पूछना चाहता हूं। जनता को पर समझ कहाँ आ रहा है? नहीं, जनता देखिए, तो फिर भी वोट दे रही है जनता ना। को समझ आ रहा है और जनता दिखाएगी इस बार, आप चिंता मत करिए। उनको पता लग गया है कि भ्रष्टाचार के अंदर आज उनके 2 मंत्री जेल में हैं, तीसरा चौथा जल्दी जेल में जाएगा। वो तीसरा चौथा कौन हो सकता है? अभी वो पता लगेगा आपको। उसमें फिर भी। राघव चड्ढा भी हो सकते हैं क्योंकि उनका भी नाम उसके अंदर है, और हो सकता है अगर केजरीवाल जी भी आ जाए, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया उनका नाम ले लेते हैं। चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल करते क्या है, ये दिल्ली के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री है पूरी दिल्ली के अंदर, देश के इतिहास में, जिनके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है। जी, पोर्टफोलियो क्यों नहीं है? अगर पोर्टफोलियो होगा तो साइन करना पड़ेगा, जी, अगर साइन करना पड़ेगा तो फंसेगा, क्योंकि भैया ही उसके अप्रूवल से हुआ। तो केजरीवाल दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। मनीष सिसोदिया जेल में गया, आतिशी आ गई, सत्येंद्र जैन जेल में गया, दूसरा आ गया, सौरभ भारद्वाज आ गए, तो वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके कई लोग आज जेल के अंदर जा चुके हैं, जाने वाले हैं। पंजाब के अंदर एक मंत्री जो भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है। चलो, पंजाब के एक मंत्री भी अभी एलिगेशन लगा है, जो एक लड़के ने लगाया कि उनके साथ उसने शोषण किया उन्होंने। जी, पंजाब की बात है। पंजाब में आप सिख हैं, सिख कम्युनिटी को लेके काफी वाद विवाद चल रहा था, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, सिख कम्युनिटी को लेके वाद विवाद नहीं चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। कुछ लोग थे जो वहां पे कट्टरवाद की बात करते थे, खालिस्तान की बात चल रहे थे। सिख कम्युनिटी कभी भी उनके साथ खड़ी नहीं थी। अगर खड़ी होती तो शायद आपने अमृतपाल वाली घटना की बात की, तो जब वो गिरफ्तार हुआ तो वहां तो एक अमृतपाल वाला किस्सा उठाएंगे, एक और है। अभी सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। गोल्डन टेम्पल में एक लड़की को घुसने नहीं दिया था, तो उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि तो क्योंकि उसको इंडिया के उसने फ्लैग बना रखा था अपने फेस पे, तो फेस पेंटेड था, तो उसने बोला ये इंडिया का हिस्सा नहीं है और आप अंदर नहीं आ सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वहां पे जो SGPC है वो अकाली दल के अंडर आती है जी, और ये हमेशा इन लोगों ने कट्टरवाद की राजनीति की है, और उसका मैंने विरोध किया। मैंने ट्वीट करके कहा गलत है, और मेरे को तो SGPC ने नोटिस भेजा हुआ है। मतलब मेरी और SGPC का प्यार भी चलता रहता है, जैसे केजरीवाल जी और मेरा प्यार चलता रहता है। देखिए, कोई भी है जो देश के तोड़ने का कार्य करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और जहां तक आपने वो दूसरी जो घटना बोली, अगर सिख कम्युनिटी साथ में खड़ी होती, उसके साथ में खड़ी होती, तो जब अमृतपाल गिरफ्तार हुआ तो 80% 70% आबादी वहां सिखों की है, तो सड़कों पे होते लोग। लेकिन एक भी जिले के अंदर आपने देखा नहीं होगा कोई प्रोटेस्ट हुआ, कुछ हुआ। तो ये एक मीडिया द्वारा ही किसी व्यक्ति को, आप देखिए 6 महीने पहले एक व्यक्ति आया जो दुबई से आया, जो सिख भी नहीं था जी, वो यहाँ के सिख बना और उसको अचानक हीरो बना दिया गया। हर टीवी चैनल के ऊपर वो चल रहा है, हर यूट्यूब के ऊपर वो चल रहा है। अगर आप उसको नहीं दिखाते तो 6 महीने में हीरो ही ना बनता जी। तो पहले मीडिया ने उसको हीरो बनाया, और फिर जब हीरो बन गया तो जब उसने आग उगलनी चालू की, आपने कहा देखो ये आग उगल रहा है। लेकिन ये हीरो बनाने वाले लोग को उनको भी अपना आत्ममंथन करना चाहिए। जी, चलिए, दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में तो आपने काफी बोला है, अब अपनी पार्टी पे आते हैं आपके। जी, जंतर मंतर। जी, जंतर मंतर पे जो अभी चल रहा है ब्रजभूषण जी का, तो उसमें आपके क्या 2 शब्द रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आप उस घटना को कैसे देखते हैं और आप क्या सोचते हैं कितनी सच्चाई है उसमें? क्योंकि कोई अगर 1 महीने से ऐसे बैठा है भूखा प्यासा, तो कुछ तो बात होगी। पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है जी,
जो कुश्ती संघ है जी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। जी कुश्ती संघ का चुनाव आप भी लड़ सकती है, जी कोई भी व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है। 2011 के अंदर चुनाव हुआ था। 2011 में बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद नहीं थे, जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे। जी बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़े, उसके खिलाफ दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े। दीपेंद्र हुड्डा को बृजभूषण शरण सिंह ने परास्त किया। उसके बाद ये सारी जो घटनाएं हुई, तो आज का जो बयान है, जैसे मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा क्लीन का जी और मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा, आप पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा, मैं बता रहा हूं। कल पहलवानों ने मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह का कौन सा टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। आज उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला, बोलो तो मैं पूरा बयान पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं अपना नार्को टेस्ट और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनका नार्को टेस्ट आप लाइव टीवी पे दिखाइए, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये मान लेना चाहिए और देश की जनता को पता लग जाना चाहिए कौन सही है कौन गलत। क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है? वो मैंने बताया ना, जो लोग हारे वो ये करवा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी वो चुनाव हारे, अब हरियाणा का चुनाव आने वाला है, तो उनको कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। पिछली बारी जाट आंदोलन का मुद्दा चला दिया था जी। तो कांग्रेस जब भी लगता है उसको कि वो जीत नहीं सकती, वो इस तरीके के लाते हैं। पंजाब की आपने बात की थी, अच्छा आपको पता पंजाब में 80 से पहले कभी कोई फर्क नहीं कर सकता था हिंदू और सिखों में। हर हिंदू परिवार में पहला बेटा सिख हुआ करता था जी। हर हिंदू परिवार में, आप किसी से भी पूछ लेना, पहला बेटा वो सिख बनाया करते थे। देश की रक्षा को उसको डेडिकेट कर देते थे, धर्म की रक्षा के लिए उसको डेडिकेट कर देते थे। ये फूट डली कैसे? 80s के अंदर अकाली दल वहां हमेशा सत्ता में आती थी, कांग्रेस सत्ता में आना चाहती थी। कमलनाथ, आपका संजय गांधी और इन लोगों को काम दिया गया कि आपने एक व्यक्ति को ढूंढना है। संत अपना जो समय दो तीन अपना जो संत जो समय प्रवचन देते थे उनको ढूंढा गया, उसमें से एक जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुना गया और उनको कहा गया कि आपने इस तरह की बयानबाजी करना है। और मैं आज आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, जरनैल सिंह भिंडरावाला कैंपेन फॉर कांग्रेस ऑन द इन द इलेक्शन। तो उसको कौन लाया? आतंकवाद किसने फैलाया? पंजाब के अंदर आतंकवाद कौन लेके आया? इंदिरा गांधी लाई। जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया, क्योंकि उसको सत्ता में आना था। और ये तो अभी रॉ के ऑफिसर है एक जो सिख है, उन्होंने अपनी पूरी उसमें बोला कि वहां पे कोई खालिस्तान की चीज नहीं थी, लेकिन इस तरीके से इंदिरा गांधी चाहती थी अकाली दल के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हो। खालिस्तानी बीज इंदिरा गांधी जी ने बोया है, निश्चित रूप से उन्होंने बोया है, और जिसका फायदा पाकिस्तान ने लिया। और एक ऐसी नफरत की बीज उन्होंने हिंदू और सिखों के बीच में बोने का कार्य किया, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस है। और ये वही है जो अंग्रेजों पहले फूट डालो राजनीति राज करो की राजनीति करते थे, वही उन्होंने करने का कार्य किया। जी चलिए, जब पूरा हम अपना भारत भ्रमण कर ही रहे हैं बातों के द्वारा, कर्नाटक पे आ ही जाते हैं जी। कर्नाटक की हार, मेहनत तो काफी हुई है, बातें भी बड़ी बड़ी हैं, सब कुछ मतलब बातें अच्छी हैं, मेहनत भी हो रही है, सब प्रयास भी किए जा रहे हैं, जीत क्यों नहीं रहे आप लोग? नहीं, जीत का नहीं रहे हैं। अभी कर्नाटक में 5 साल से हम ही थे। ऐसा है कि ऐसा थोड़ी है कि हर क्रिकेट मैच में अगर सचिन खेलता है तो हर मैच में सेंचुरी मारता है, कभी जीरो पे भी आउट होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जीरो पे आउट हो जाएगा तो अगली बार नहीं मारेगा। अभी अब आप देखिएगा, राजस्थान का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, तीनों राज्यों में हम जीते। बिल्कुल है। अभी कर्नाटक की आपने बंगाल की भी बात की थी, बंगाल में हम 377 पे आए, 3 सीटों से 77 सीटों पे आए। तो ये तो देखिए चुनाव में चलता रहता है। आप अगर बोलोगे कि ये पार्टी अश्वमेध के घोड़े की तरह कभी चलती रहेगी हमेशा जीतेगी, मुझे पता है आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है हमारे से, लेकिन चुनाव है। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम अगर या कोई ऑस्ट्रेलिया टीम है जो नंबर 1 रैंक पे वो कभी नहीं हारेगी। तो ये तो खेल है, ये चुनाव है। क्या लगता है कि क्यों हार गई? उसके ऊपर तो अभी मंथन होगा, पार्टी जो भी है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी। बताना तो पड़ेगा। चलिए, आप कुछ तो ऐसा आपके अनुसार ऐसा क्या है, क्या सोचते हैं कि ऐसी क्या कमी रह गई होगी कि कर्नाटक का इलेक्शन हार गए? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को हम जो हमने कार्य किए बताने में असफल साबित हुए, जिसके कारण लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। या कई बार ऐसा भी होता है जब 5 साल से कोई सरकार होती है, लोग किसी नई पार्टी को चाहते हैं, तो लोगों ने हमें नहीं चुना। हम लोगों का ने जो भी वोट दिया, लोकतंत्र के अंदर लोगों का हक है, हम उनका सम्मान से उनके फैसले को स्वीकार करते हैं और अगली बारी उनके एक्सपेक्टेशन पे ज्यादा उतरने की, ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा
नहीं, राहुल गांधी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्नाटक और हिमाचल में गए नहीं थे। अच्छा, तो जहां वो नहीं जाते हैं वहां पे कांग्रेस जीत जाती है। तो हम तो प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी जी मतलब जाया कर ज्यादा से ज्यादा। हम तो कोशिश करते हैं कि जितनी मोदी जी की रैली हो उतनी राहुल गांधी जी की भी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे स्टार कैंपेनर है जी। चलिए, अभी राजनीति की बातें तो चलती रहेंगी, थोड़ा आपकी निजी जिंदगी पे भी आ जाते हैं। बगा जी, अभी उनसे तो नहीं पूछा हमने गुड्डा जी से निजी जिंदगी के बारे में। बिल्कुल पूछा हमने, उनको पूछा उनको अपनी धर्मपत्नी से डर लगता है या नहीं। तो मेरी पत्नी नहीं है तो निजी। वही तो, आप अपनी शादी नहीं की अभी तक आपने, क्या ये कोई आपका ट्रेंड है या स्ट्रेटेजी है बीजेपी की कि जो शादी नहीं करेगा वो सीधा या तो सीएम बनेगा या पीएम बनेगा? आपका कुछ ऐसा माइंडसेट चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने शादी नहीं की, बहुत से लोग शादीशुदा। अमित शाह जी शादी। अच्छा आप ये बताओ जी। मतलब आपने 100 उदाहरण में से, अब येदियुरप्पा जी मैरिड है, मैरिड, वसुंधरा जी मैरिड है जी, अमित शाह जी मैरिड है, जी। नड्डा जी मैरिड है। तो 100 में से जो 2 नहीं मैरिड वो आपको दिखते हैं। तो ये जो आपका वो था ना, जो आप ये इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये वही नजरिया है कि आपको बाकी चीजें दिखती नहीं है, आपको वही दिखता है। नहीं, पर अभी देखिए ना, नड्डा जी भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाँ तो वो वो अपने हाँ, मैरिड है, हाँ, वसुंधरा जी भी सीएम बन नहीं पा रही है। मैरिड है, हाँ, बनेंगी ना। अरे पिछली बार वही सीएम थी। अभी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी बनेगी, जो बीच में ट्रेंड कैसे चल बन रहा है, जाएगी? ट्रेंड बीच में चल कैसे रहा बन है, जाएगी? अगर ट्रेंड चल रहा है तो आप ये बताइए आपके क्या सीन है? गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है? आप शर्मा तो ऐसे रहे हैं। नहीं, क्या प्लान्स है पर्सनल लाइफ के? शादी करनी अभी है तो कोई आपको? प्लान नहीं है। जब प्लान होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा और आपको आमंत्रित भी करूंगा। आपको 2 इनविटेशन में एक साथ भेजूंगा। क्यों? अगर 2 क्यों? नहीं, ऐसा ना, एक इनविटेशन तो आपको मैंने पहले कमिट किया हुआ था, और अगर शादी की तो मैं दूसरा भी आपको भेजूंगा। कभी कुछ हुआ है ऐसा आपका हार्ट ब्रेक के, कुछ ऐसा सीन हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। बता दीजिए, इतना शर्माइए नहीं, मत। कोई मैं शर्मा ही नहीं रहा। एडिट करा लेंगे बाद में। यही एडिट वाला पार्ट आप बेचोगे मीडिया को। तो कभी दिल नहीं टूटा बग्गा जी का? नहीं, कभी नहीं टूटा। दिल हम दूसरों का तोड़ते हैं। अच्छा, मतलब केजरीवाल का। केजरीवाल जी की और आपकी अलग ही लव स्टोरी चल रही है। लव स्टोरी नहीं, हेट स्टोरी कह सकते हैं। ओके, तो आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे? नहीं, निजी जिंदगी है ही नहीं, जो है अंदर है बाहर है। ठीक है, चलिए, आपका खाने से भी आपका काफी गहरा संबंध है, तो आपकी बिरयानी पे आ जाते हैं। हाँ, कुल्हड़ बिरयानी, आप उसमें झटका मीट सेल करते हैं, राइट? आपका फर्स्ट झटका बिरयानी ब्रांड है वो। हाँ। तो इसमें भी ये लोग बोल रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं कम्युनिटी को, क्यों टारगेट कर रहे हैं? झटका और हलाल के नहीं, तो हमारा जो सिख धर्म है उसमें लिखा हुआ है कि आपने झटका ही खाना है, जी। आपको दूसरा अलाउड ही नहीं है। तो अगर मैं अपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपने धर्म की नहीं माननी चाहिए। अब वो आपकी मर्जी है। मैं आपको तो वो दिखा देता हूँ कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कोई भी सिख है वो झटका के अलावा कोई नहीं खाता। जी। तो अगर मैं कोई भी स्टार्टअप करूंगा तो मैं तो वही करूंगा ना। अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुस्लिम स्टार्टअप शुरू करता है कोई नॉनवेज का, तो क्या वो हलाल बेचेगा कि झटका बेचेगा? बेचेगा ना। तो मैं उसका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो अपने धर्म की पालना कर रहा है। मैं उसको थोड़ी फोर्स करूंगा तुझे झटका बेचना चाहिए। भाई जो जिस धर्म का हो उसको उस धर्म के जो भी गाइडलाइंस हो उसको मानना चाहिए। तो कोई मुस्लिम करेगा तो हलाल करेगा, कोई सिख करेगा तो झटका करेगा। उसमें किसी धर्म के खिलाफ कैसे है? मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ क्या किसी को खाने के लिए कि आपको यही खाना पड़ेगा आज से? तो मैं तो नहीं कह रहा। और मैंने वहां लिखा भी है ताकि जो नहीं खाते जी ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, एक होटल पे कहीं कुछ नहीं लिखा, वहां तो हर आदमी आ रहा है, हर आदमी खाने आ रहा है। तो मैं अपनी सेल को इम्पैक्ट ही कर रहा हूं ना ये लिख के। जी। मैं तो दूसरे को बता रहा हूं जो नहीं खाता वो ना खाए, क्योंकि किसी का धर्म उससे खराब नहीं होना चाहिए। जो नहीं मानता उसको, जो नहीं खाता वो ना खाए। तो इसमें किसी के खिलाफ कैसे हो गया? मैं आपको फोर्सफुली खिलाऊं, मैं आपको धोखे से खिलाऊं तो वो गलत है। अगर मैं ऊपर साफ लिख के बेच रहा हूं कि हम यहाँ झटका बेचते हैं तो उसमें क्या गलत है बताइए? लेकिन आपको हर चीज विवादित लगती है तो मेरा तो दोष है नहीं। आपका चश्मा, आप नंबर चेंज कर लीजिए। चश्मा नहीं लगाती मैं। तो वो लेंस होंगे। चलिए ठीक है। तो इलेक्शन आगे की क्या आपकी स्ट्रेटेजी है पॉलिटिक्स में? क्या करेंगे आगे? देखिए, पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी हमारे कांग्रेस की तरह नहीं चलता है। और यहाँ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आप इसीलिए हैं क्योंकि आप अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से हैं, जो आप विवादित तरीकों से चीजों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कभी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपको ऐसा नहीं लगता?
नहीं, मुझे क्यों लगेगा, मैं तो 16 साल का जब था, मैं तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं 16 साल की उम्र का था, मैं पहली बार तिहाड़ जेल गया था। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार सीलिंग कर रही थी, उस समय उम्र मेरी 16 साल से 2 महीने कम थी। तो हमने ये कहा कि दिल्ली में जितने व्यापारी हैं उनकी जो दुकानें सील हो रही है, हम उन सीलों को तोड़ेंगे और हम अपना हमें अगर पुलिस गिरफ्तार करती तो हमने वहां पे पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन किया था। उस समय मैं युवा मोर्चा का कार्य करता था और 16 साल से मेरी उम्र मेरे को इसलिए वो ध्यान है 16 साल वाला प्रकरण। जब हम तिहाड़ जेल में गए तो हम लगभग 200-250 लोग थे। तो हर व्यक्ति का वो फॉर्म भरा जाता है, नाम क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, एज कितनी है, कोई निशान चोट का तो नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड बनाया जाता है जो कंप्यूटर के अंदर चढ़ता है। तो उन्होंने जब मेरी एज लिखी तो उन्होंने कहा यार आपको तुम तिहाड़ में बंद नहीं कर सकते, यहाँ तो 16 साल के ऊपर के लिए होता है, तो आपको हमें जुवेनाइल भेजना पड़ेगा। तो मेरे एक बड़े नेता, मैंने जाके, अब मैं तो फर्स्ट टाइम जेल में गया था, रोज जाता नहीं था, तो मैंने अपने एक सीनियर नेता को जाके बोला, मैंने कहा यार ये तो मैं तो अकेला मतलब क्या करूंगा वहां पे, मैं तो यहाँ सारे लोग होंगे। तो उन्होंने कहा उसको जाके रिक्वेस्ट की कि भैया 1 साल उम्र बढ़ा के लिख दे तो ताकि मैं उनके साथ तिहाड़ में रह सकूं। समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये सारे नेताओं को जेल जाना इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा क्या है वहां पे अंदर? नहीं, अगर आप अभी गुड्डा जी भी बोल के गए कि बढ़िया होता है, छोटी सी वेकेशन हो जाती है। अगर आप चोरी करके जा रहे हो, डकैती करके जा रहे हो, चेन स्नैचिंग करके जा रहे हो, तो आपको जेल में जाने में डर है। अगर आप जनता के मुद्दों के लिए जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई डर है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप जनता के मुद्दों के लिए जेल में गए। मुझे आज भी गर्व होता है कि आज से 16 साल 17 साल पहले, मैं जब 16 साल का था तब मैं मतलब तिहाड़ में गया और जनता के मुद्दों के लिए, सीलिंग के खिलाफ गया, जब व्यापारियों की दुकानों को कांग्रेस द्वारा सील किया जा रहा था तब गया। तो मैं तो 4-5 बार तिहाड़ रह आया हूँ और कभी कोई ऐसा नहीं है अपराध के लिए गया हूँ किसी। आपने बहुत कुछ किया है पार्टी के लिए और आप विवादों में भी रहे हैं, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है पार्टी ने आपको उतना दिया है वापस जितना आपने पार्टी के लिए किया है? मेरी आज जो भी पहचान है मेरी पार्टी के कारण है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता तो कोई नहीं जानता तेजिंदर बग्गा कौन है। तो मुझे लगता है कि मैं एक पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जो भी कार्य देगी हम वो करेंगे, और पार्टी जो भी हमें रोल देगी। हमारे यहाँ कांग्रेस वाला नहीं चलता कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया तो हम तुम अच्छे नहीं हो, अगर मुझे सीएम बना दिया तो तुम अच्छे हो। तो हमारे यहाँ ये नहीं चलता, हम अनुशासित पार्टी और हम कभी ऐसे लड़ाई नहीं करते। तो आप पर आपकी पार्टी में ये कांग्रेस वाला जो सेनापति की बात सेना अच्छा आप बताइए, सुनेगा तो क्या आपके यहाँ भी ये होता है? उत्तराखंड के अंदर नहीं, एक सेकेंड, आपके यहाँ भी ये होता है कि जो आपका सेनापति बोले सैनिक को वही करना पड़ेगा, भले वो सही हो या गलत? उत्तराखंड के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बदला गया, तीरथ सिंह रावत थे, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी बने। क्या एक भी विधायक ने बाहर मीडिया में आके बोला कि ये गलत किया है? जी। कर्नाटक के अंदर सीएम चेंज हुए, ऐसे कई स्टेट्स में हुआ। तो हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहाँ कभी जो पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस का हाल हुआ, उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत जी और वो जो दूसरा ग्रुप था, मैं उनका नाम भूल गया, चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के अंदर जूते चल रहे थे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, अनुशासित पार्टी है और जो भी पार्टी कार्य देती है, क्योंकि हम एक संघ की विचारधारा से आते हैं और अनुशासित कार्य करता है, और ऐसा कभी नहीं होता हमारे यहाँ। चलिए अब आखिरी बात आपकी ये कर लेते हैं आपका, पर ये टॉम एंड जेरी की लव स्टोरी चलती रहेगी? अभी तो जेरी जाने वाला है ठीक है, तो अब आपका क्या प्लान है? तो आप लड़ेंगे इलेक्शन, कब आपको देखने को मिलेगा? मैंने जब जो पार्टी तय करेगी, पार्टी मुझे अगर टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो 70 सीटों पे मैं प्रत्याशी हूं, और दिल्ली की 70 सीटों पे एक कार्यकर्ता के तौर पे अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करूंगा। मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है। जो भी पार्टी कार्य मुझे देगी, चाहे मुझे दरी बिछाने का काम देगी मैं दरी बिछाऊंगा, मुझे पोस्टर लगाने का काम देगी पोस्टर लगाऊंगा, झंडे लगाने का काम देगी झंडे लगाऊंगा। कहीं पार्टी तो आपको ये काम नहीं देती कि ईंटें भिजवाने का, चुल्लू पर पानी भिजवाने का, चूड़ियां भिजवाने का? नहीं, मैंने कुछ कुछ तो खुद करना ही चाहिए ना, सब कुछ पार्टी तो नहीं करेगी। आप भी तो कुछ सवाल अपने पूछ रहे होंगे, सारे कंटेंट राइटर थोड़ी लिख के देता हूँ। हमारे सारे ओरिजिनल कैंडिडेट ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो तेजिंदर जी ये रहा अपना जयपुर का, ठीक है। तो अब आप जाते जाते, अभी आपका पिछले 10 मिनट पहले लास्ट सवाल था। अब क्या करें आपको देख के, अब आपका सीन ही ऐसा चल रहा है ना, तो अब आप जाते जाते ये बोल के जा रहे हैं कि आपकी सरकार यहाँ आएगी। मैंने तो कह दिया, आपको आमंत्रित भी कर दिया। आमंत्रित कर दिया? हाँ बिल्कुल, ओथ सेरेमनी के लिए। तो कर्नाटक और बंगाल वाला हाल ना हो जाए? बंगाल में हम अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। हम 3 से 77 पे आए हैं। जो पार्टी आप 3 सीटों पे थी, वो अगर 77 सीटों पे आई है, अगर उसके बाद भी आप अगर उनको हारा हुआ मानते हैं, तो मुझे लगता है फिर वो आपकी सोच का फर्क है। जी ठीक है, तो मान लिया, तो
आपकी सरकार यहाँ पे आ रही है और सचिन पायलट जी अगर ज्वाइन करना चाहें बीजेपी तो आप यू आर वेलकमिंग। मैं तो कह रहा हूँ बाइडेन भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। हमारी विचारधारा से जो भी सहमत है हम उनका स्वागत करते हैं। अगर आपकी विचारधारा से केजरीवाल भी सहमत है तो आप उनको मैं क्या कह रहा हूँ, बराक ओबामा भी सहमत है तो उनका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू। ओके, थैंक यू।